मैं लेकर आ चुका हूँ पार्ट 17 ऑफ चैप्टर 2.2 कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस क्लास 12। तो ये लास्ट पार्ट होगा हमारी सेकंड चैप्टर का 2.2 चैप्टर का। तो लास्ट पार्ट में हम कुछ क्वेश्चन करके देखेंगे और लास्ट में हम कैपेसिटर की कुछ प्रॉपर्टीज देख लेंगे। ठीक है, बेसिकली ये चैप्टर पूरा हो चुका है, इसलिए अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं जो कि आ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है, ये कैपेसिटर है। ठीक है, ये पूरी सीरीज़ है। ठीक है, जिसमें कैपेसिटर सेम कैपेसिटेंस के लगे हुए हैं, कुछ सीरीज़ में है कुछ पैरेलल में है। ठीक है, ये सारे सी है और ये इनफाइनाइट है, मतलब ये इनफाइनाइट है, मतलब चलते ही जा रहा है, सीरीज पूरी लगी हुई है। ठीक है, तो इसका पूरा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछा हमसे। ठीक है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछा तो हम क्या कर सकते हैं, ये यहाँ पे ये जो है इसको पूरे को हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के इक्वल रख सकते हैं, क्योंकि ये इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट में अगर हम दो चीज़ अलग निकाल भी लेते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके लिए हम इसको अगर हम अलग रख लेते हैं, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के इक्वल कर देते हैं, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा सर्किट। ठीक है, यहाँ सी हो जाएगा, यहाँ पे पैरेलल में जो सी है पहले सी वो रहेगा, और इसके पैरेलल में जो ये पूरा है उसकी जगह हम क्या कर रहे हैं, सी इक्विवेलेंट रख दे रहे हैं। ठीक है, ये कुछ ऐसा हो रहा है, सी इक्विवेलेंट यहाँ पे सी है। ठीक है, और ये जाएगा यहाँ पे दो पॉइंट ए और बी, जिसका हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। अब हम इजीली निकाल सकते हैं, कैसे? अब हम जानते हैं कि ये दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल वाली चीज़ों के लिए हम डायरेक्ट प्लस करते हैं। तो सी प्लस सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, सपोज ये सी डैश है, सी डैश रख लेते हैं। ठीक है, तो सी डैश हो गया। अब सी डैश और सी सीरीज़ में होगा, तो सी डैश और सी सीरीज़ में है तो उसके लिए ये फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, और हम ये जानते हैं कि ये इक्वल होगा किसके, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के, तो सी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ठीक है, अब ये सी डैश को हम ये रख देंगे इस इक्वेशन में, तो ये बन जाएगा 1/c प्लस 1/c प्लस सी इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/c इक्विवेलेंट। ठीक है, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ इस तरह होगी, सी इक्विवेलेंट का स्क्वायर प्लस सी इंटू सी इक्विवेलेंट माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब इसको करके देख सकते हो, कुछ ऐसी हमारे पास इक्वेशन आई। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम जानते हैं, अगर उसका हमें वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमें x चाहिए। सपोज ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax प्लस बी वाई, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, और हमें इसके फैक्टर चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, राइट। तो यही चीज़ हम यहाँ पे भी करने वाले हैं। तो इसीलिए इसका जो फैक्टर होगा सी इक्विवेलेंट क्या बन जाएगा, सी इक्विवेलेंट x अगर हम निकालते हैं तो ये x ही होता है। तो अगर x यहाँ पे x क्या है, सी इक्विवेलेंट है, तो सी इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम ये इस चीज़ को ये इससे कंपेयर करेंगे और आंसर निकालेंगे। तो ये निकलेगा माइनस सी प्लस अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस 4, ये लिखवा नहीं है, 4c स्क्वायर अपॉन 2 बस। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पे सी स्क्वायर है तो ये इसको 5 भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट इसको हटा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 5c स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, तो सी इक्विवेलेंट हमारे पास क्या आ गया, सी इक्विवेलेंट आ गया माइनस सी प्लस अंडर रूट 5c अपॉन 2। तो ये हमारे पास सी इक्विवेलेंट आ गया। अगर आपको एग्जाम में ये पूछा तो आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगा के, ये आप पूरा डिराइव करके ये वाला फॉर्मूला निकाल के, इसमें जो भी सी की, अगर सी की वैल्यू हमें 1 दे रखी है तो हम 1 से निकाल सकते हैं सी इक्विवेलेंट। अगर हमें सी की वैल्यू, सारी सी की वैल्यू 1 रहती तो सी इक्विवेलेंट हमारा क्या आ जाता, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आ जाता -1 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन 2। ठीक है, कूलम, ये हमारा आंसर आ जाता। ठीक है, तो ये इक्वेशन आपको समझ में आई होगी हमने कैसे निकाली। तो ये क्वेश्चन था। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ईच कैपेसिटर इज ऑफ 3 माइक्रो फैरेनाइट। ठीक है, देन कैलकुलेट द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। अब हमें चार्ज ढूंढना है। ठीक है, चार्ज ढूंढना है मतलब क्यू ढूंढ के बताना है, क्यू, हर एक कैपेसिटर पे क्यू कितना होगा। अब आपको एक चीज़ नहीं पता होगी, लेकिन अभी मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी एक कैपेसिटर होता है वो हमेशा एक एसी को अलाउ करता है, एसी को अपने थ्रू करंट पास होने देता है, कभी डीसी को अलाउ नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ से जो करंट होगा वो 0 होगा, आई जो होगा वो 0 होगा, यहाँ पे भी जो आई होगा वो 0 होगा। ठीक है, इस सर्किट में और इस वाले में भी, और लेकिन यहाँ पे कुछ आई होगा, वो आई हम पहले फाइंड आउट करेंगे, फिर इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो निकालेंगे, और वो पोटेंशियल डिफरेंस इसके बीच में होगा, क्योंकि ये पैरेलल है, तीनों पैरेलल है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस तीनों का सेम होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ए बी सी डी को देखते हैं। ए बी सी डी को देखेंगे तो ए बी सी डी सर्किट में हमें क्या दिख रहा है, एक वोल्ट है 10 वोल्ट, वी पोटेंशियल है 10 वोल्ट, और रेजिस्टेंस है 4 + 1 ओम, राइट, मतलब 5 ओम। तो हमें वी निकल के आ जाएगा, सॉरी आई निकल के आ जाएगा। आई कितना आएगा, आई इज इक्वल्स टू V/R, राइट, V/R होता है। तो हम इससे आई निकाल के ला सकते हैं। आई अगर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2 एम्पियर। ठीक है, कैसे आया, 10/5 से 2 एम्पियर आ गया। तो हमारे पास, हमें ये पता चल गया कि यहाँ आई की वैल्यू 2 एम्पियर है। ठीक है, और हम ये जानते हैं कि अब हमारे पास आई है 2 एम्पियर और रेजिस्टेंस है 4 एम्पियर, क्योंकि हम इस दो के बीच में हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं, इसलिए हम 4 एम्पियर ले रहे हैं, 5 एम्पियर नहीं ले रहे। तो इसका मतलब V निकल के आ जाएगा, IR होता है, V इक्वल्स टू IR होता है, तो V निकल के आ जाएगा 2 × 4, जिसका मतलब है 4 × 8 वोल्ट। तो इसका मतलब ये जो पोटेंशियल है वो है 8 वोल्ट। अगर ये 8 वोल्ट है तो ये भी 8 वोल्ट होना चाहिए, ये भी 8 वोल्ट होना चाहिए, क्योंकि ये तीनों
पैरेलल है, ठीक है। तो पैरेलल होता है तो पोटेंशियल हमेशा पैरेलल चीज़ों में सेम होता है। तो सपोज अब ये हम जानते हैं, सपोज इस पॉइंट को ले लेते हैं हम P, इस पॉइंट को Q, इसको C और इसको D। तो हम एक ही का निकालेंगे क्योंकि चारों का सेम ही है, मतलब चारों कैपेसिटेंस सेम है, तो अगर एक का भी निकाल लिया तो चारों का निकल के आ जाएगा। सपोज हम PQ का निकालते हैं, तो ये P है, ये Q है, ठीक है। और इसके बीच में क्या दे रखा है, एक कैपेसिटर है, एक रेजिस्टेंस है और एक और कैपेसिटर है। तो यहाँ पे 2 कैपेसिटेंस है और पोटेंशियल है हमारे पास 8। तो पोटेंशियल जब भी कोई सीरीज़ में कैपेसिटेंस जुड़े होते हैं तो आप जानते हो कि पोटेंशियल उसमें बढ़ जाता है। तो यहाँ पे पोटेंशियल बढ़ जाएगा, 8 वोल्ट 2 का है तो 1 का कितना होगा, 8/2 हो जाएगा, ठीक है, मतलब 4 वोल्ट। मतलब एक कैपेसिटेंस पे वोल्ट कितना है, 4 वोल्ट, ठीक है। और अपने को V पता है और C भी पता है, C कितना है 3 माइक्रो फैरेड, ठीक है। तो ये भी पता हो गया। और उसके बाद अब ये पता है तो Q तो निकाल जाएंगे, क्योंकि Q का क्या फॉर्मूला होता है, Q = CV होता है। तो C × V करेंगे, 3 × 10⁻⁻6 × 4। तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 12 × 10⁻⁻6 कूलम, 12 × 10⁻⁻6 कूलम, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। अच्छा, अब हम क्वेश्चंस तो कर लिए, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं जो कि लास्ट में हमें देखनी है। तो प्रॉपर्टीज़ देखते हैं कैपेसिटर की। 3 प्रॉपर्टी होती है बेसिकली, अभी हमने पूरे चैप्टर में पढ़ा है, ठीक है। हमने ये पढ़ा है कि जब भी कोई कैपेसिटर होता है वो ब्लॉक कर देता है डायरेक्ट करंट को। अभी हमने एक क्वेश्चन करके देखा उसके बेसिस पे। तो ये एक प्रॉपर्टी है जो कि आपको क्वेश्चन करते हुए ध्यान रखनी है। दूसरा, वोल्टेज ऑन अ कैपेसिटर कांट चेंज एब्रप्टली, मतलब वोल्टेज ज़्यादा चेंज नहीं हो सकता, ज़्यादा फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो करंट इनफाइनाइट हो जाएगा। क्योंकि आप जानते होंगे ओम्स लॉ में पढ़ा होगा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, करंट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस। इसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि जो वोल्टेज होता है वो कैपेसिटर में एब्रप्टली अगर चेंज होगा तो जो I होगा वो भी चेंज होगा और इनफाइनाइट होने के चांसेस है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि एब्रप्टली चेंज नहीं होता। तीसरी चीज़ क्या है कि आइडियल होता है कैपेसिटर, जो आइडियल कैपेसिटर होता है उसमें एनर्जी डेसिपिएट बिल्कुल ना के बराबर होती है, 0, ठीक है। एक आइडियल कैपेसिटर की बात करते हैं तो, और हम जब भी न्यूमेरिकल्स करते हैं तो आइडियल कैपेसिटर ही मानते हैं। इसलिए आपको ये तीनों, जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो तो ये तीनों पॉइंट को ध्यान में रखना है, तभी उसके बेसिस पे आपको सॉल्व करना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैप्टर। अब हम मिलते हैं अगले चैप्टर में।